हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं सर्वनायक सीरीज़ की अगली कॉमिक्स सरवंतन। लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सर्वमंथन प्रस्तावना भाग 1। प्रकृति की पुत्री बीहड़वन। असम। यह तुम मुझे कहाँ ले आए प्रियंका। इस विकट स्थिति में हम दोनों को ही उस दानव के विरुद्ध विस्तृत ब्रह्मांड क्षोभ की सहायता हेतु होना चाहिए था। हमारा यहाँ होना भी उस युद्ध जितना ही आवश्यक है धनंजय। कौन सा स्थान है यह। असम। असम का बीहड़ का वह हिस्सा जहाँ तक अभी मानव सभ्यता पहुँच नहीं पाई है। असम के दुर्गम से दुर्गम बीहड़ क्षेत्रों में बसने वाले जंगली कबीले भी इस स्थान पर कदम नहीं रखते। यहाँ सिर्फ प्रकृति का वास है। यह प्रकृति का साम्राज्य है। हम असम के बीहड़ में क्या कर रहे हैं और इस स्थान तक मानव नहीं पहुँचा तो तुम इस बारे में कैसे जानती हो। क्योंकि मैं यहाँ आ चुकी हूँ परमाणु के साथ। परमाणु के साथ ऐसा क्या खास है इस जगह पर। प्रकृति की बेटी। प्रकृति की बेटी। हमने इस प्रोजेक्ट को यही नाम दिया है। परमाणु को इस स्थान का पता कुछ वर्षों पूर्व चला जब परमाणु और भेड़िया रक्त बीजों का खात्मा करके लौटे थे। भेड़िया को उसके निवास स्थान छोड़कर परमाणु वापस लौट ही रहा था कि बड़े परमाणु डोगा और भेड़िया की मल्टीस्टार विशेषांक रक्त बीज। ओह, यहाँ आते वक्त तो मैं इस जगह से नहीं गुजरा था। शायद मैंने कोई गलत मोड़ ले लिया। उफ, इन पेड़ों की सघनता इतनी अधिक है कि इन्हें पार करने के लिए इनके ऊपर से उड़ना होगा। अद्भुत। इतने ऊंचे वृक्ष तो मैंने आज तक नहीं देखे। मैं लगातार उड़ रहा हूँ फिर भी इनकी चोटी तक नहीं पहुँच पा रहा। मैं बादलों के पार तक पहुँच चुका हूँ पर यह वृक्ष खत्म होने के बजाय एक अलग ही प्रकार के जंगल का स्वरूप ले रहे हैं। बादलों के ऊपर बसा हुआ जंगल, यकीन नहीं होता। वृक्षों, बेल और लताओं ने मिलकर एक बड़ी सुरंग का रूप लिया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी परी कथा के मध्य आ गया हूँ। बादलों के ऊपर बनी एक प्राकृतिक सुरंग। यहाँ जितनी विशुद्ध ऑक्सीजन का एहसास मुझे हो रहा है ऐसा पूरे जीवन में कभी नहीं हुआ। परमाणु का इस जगह पर आना मात्र संयोग था, प्रकृति का रचा एक सोचा समझा संयोग। वृक्ष की डालियाँ आपस में गुंथकर एक द्वार बनाए हुए हैं। प्रकृति ने कौन सा रहस्य छुपा रखा है इस जगह पर। अरे, यह दरवाज़ा तो मेरे छूते ही खुल रहा है। अनगिनत आशंकाओं से घिरा परमाणु जब उस द्वार के अंदर दाखिल हुआ तब उसके सामने जो आया उसकी कल्पना उसने शायद सपने में भी नहीं की थी। ओ माय गॉड, यह क्या है। ऐसा क्या राज छुपा हुआ है यहाँ। पता चल जाएगा धनंजय, खुद ही देख लो। यह है क्या। प्रकृति की पुत्री। जब परमाणु ने इसे ढूंढा तब भी यह इसी अवस्था में थी। परमाणु ने प्रोबोट से संपर्क साधा और मैं और प्रोबोट यहाँ पहुँच गए। इस पर और इस स्थान पर हमने गहन शोध किया है धनंजय। यह स्थान अपने आप में कई संसारों की प्रकृति समेटे हुए है। इसे चलाने वाली ऊर्जा या कह लो कि इसका पावर हाउस जनरेटर या नेचर्स डॉटर है। हमने इसे इस जगह से निकाल कर लैब ले जाने की कोशिश की पर हम किसी भी तरह इसे अपनी जगह से हिला पाने में सफल नहीं हो पाए। मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमारे यहाँ आने का औचित्य क्या है। औचित्य मैं समझाता हूँ धनंजय। प्रोबॉट, नेचर्स डॉटर की शक्तियों पर मैंने जितने शोध किए हैं उनसे एक बात तो साफ है कि इसके भीतर इतनी भारी मात्रा में प्राकृतिक ऊर्जा है जो कि धरती की मौजूदा वास्तु स्थिति को बदलने में हमारी सहायता कर सकती है। क्षुद्र ग्रहों ने धरती को पूर्णतः तबाह नहीं किया पर विश्व भर में गिरे इन क्षुद्र ग्रहों से निकली तीव्र ऊष्मा ने पूरे भूमंडल का तापमान अचानक आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, यहाँ इस सिर्क में हमारी रीडिंग के अनुसार इस तापमान में पल प्रतिपल वृद्धि हो रही है। अगर इसी अनुपात में यह ताप वृद्धि होती रही तो जल्दी संसार के सभी वन दावानल के शिकार हो जाएंगे। कैलगरी में 2 दिन से ऊपर विश्व आबादी को नहीं रखा जा सकता। अगर उन्हें ऊपर धरती पर लाना है तो हमें पहले धरती को उनके रहने योग्य बनाना होगा और यह कार्य नेचर डॉटर बखूबी कर सकती है। कैसे। शायद तुमने ध्यान नहीं दिया धनंजय। इसके शरीर से प्रस्फुटित होती प्राकृतिक ऊर्जा विशुद्ध ऑक्सीजन का सृजन कर रही है। यहाँ पनपती सभी वनस्पतियाँ, जल स्रोत, यहाँ की संपूर्ण प्राकृतिक संरचना इसके प्राकृतिक ऊर्जा से ही संचालन हो रही है।
मैंने इसका परीक्षण किया है धनंजय। इसके भीतर इतनी प्राकृतिक ऊर्जा है जो कि हमारे पृथ्वी जैसे 4 पृथ्वियों पर प्रकृति की संरचना कर सकती है, पर हमारा मानव विज्ञान इतना उन्नत नहीं है कि इस प्राकृतिक ऊर्जा का प्रयोग इस कार्य के लिए कर सके। इसलिए तुम्हें यहाँ लाया गया है धनंजय। जिस कार्य को मानव विज्ञान नहीं कर सकता उसे तुम्हारा देव विज्ञान संभव कर सकता है। यूँ तो हमारे पास तुम्हारे विषय में अधिक जानकारी नहीं है। तुम्हारी और तुम्हारी जाति की अस्तित्व की गोपनीयता के मद्देनजर ध्रुव ने हमें तुम्हारे बारे में बेहद संक्षिप्त जानकारी दी थी, पर उस संक्षिप्त जानकारी में यह बात शुमार थी कि तुम्हारा विज्ञान ऐसे चमत्कारी करिश्मे कर सकता है जिनके बारे में हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। यही कारण था कि गर्भवती तक वर्ल्ड पॉपुलेशन पहुँचाने के लिए देव जाति तकनीक की सहायता ली गई। मैं स्थिति की गंभीरता को समझता हूँ प्रोबॉट, पर देव जाति फ़िलहाल अपने ही अस्तित्व को बचाने के लिए जूझ रही है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ शायद मैं इसे इस जगह से निकाल सकूँ। यह स्वर्ण यंत्र है। इसकी विशेषता यह है कि जिसे कुशाग्र आंतरिक तर्क प्रणाली, जिसे आप मानव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, मेरे निर्देशानुसार वास्तु स्थिति का आंकलन कर किसी भी प्रकार की आंतरिक स्वरूप ले सकती है। मैंने इन्हें नेचर्स डॉटर को इस स्थान से निकालने का निर्देश दिया है। ये खुद ही इसे निकालने की तरकीब लगा लेंगे। ओह, यह क्या! देखा बहन प्रकृति, तू हमेशा इन मानवों की हिमायत कर रही है, परंतु इस धरती पर तेरे अस्तित्व को लगभग समाप्त कर देने के बाद भी यह तेरे बचने की आखिरी उम्मीद को भी नष्ट करने के कुत्सित इरादे से आए हैं। प्रस्तावना भाग 1 समाप्त। प्रस्तावना भाग 2 अधर्म के देवता। मैं कहाँ आ गया हूँ? कौन सा स्थान है यह? मेरे देवता कहाँ हैं? चले आओ मसीहा, चले आओ। अपने देवता की पुकार सुनो और चले आओ। हमने तुम्हें जो आदेश दिया था उसे तुमने बखूबी निभाया। अब तुम्हें दर्शन देने का समय आ गया है, क्योंकि अब तुम्हारी शक्तियों का विस्तारीकरण आवश्यक है। ब्रह्मांड रक्षक तो आपके देवदूतों के हाथों ही विलीन हो गए। महामहिम देव शक्तियों, यदि आपने देवदूतों को रोकने का आदेश न दिया होता तो विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों और उनकी सहायता को आए उस दानव का भी यही हश्र होता। यदि सभी दुश्मनों को खत्म कर दोगे तो शासन किस पर करोगे मसीहा? समझदार शासक वही है जो शक्तिशाली शत्रु को न सिर्फ परास्त कर सके बल्कि उसे अपने अधीन कर उसकी शक्तियों द्वारा प्रजा पर राज करे। अडिग नामक उस दानव की आवश्यकता हमें गुलाम के रूप में है, जो कि हमारे निर्देश पर तुम्हारे नेतृत्व पर धरती पर स्वर्णिम युग की स्थापना करेगा। धरती से सभी पापियों के संहार के पश्चात बचे हुए हमारे सभी अनुयायी व भक्त इस स्वर्णिम युग को बसाएंगे। तुम्हें उस दानव को अपने अधीन करना होगा मसीहा, और उसके लिए तुम्हारी शक्तियाँ अपर्याप्त हैं। इसलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। हमने निर्णय कर लिया कि तुम्हें ऐसी शक्तियाँ प्रदान की जाएंगी जिसके सामने वह दानव भी टिक नहीं पाएगा। युद्ध में तुम्हारे दोबारा कूदने का समय आ रहा है मसीहा। तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हें अजय बना देंगी। आदेश का पालन होगा देव शक्तियों। प्रस्तावना भाग 2 समाप्त। प्रस्तावना भाग 3 संबित काल। कालदूत के तीनों रूपों को केवल मृत्यु ही अलग कर सकती है दुष्ट, कोई पाप शक्ति नहीं। हा हा हा। चिंतित ना हो नागयोगी, तेरी यह इच्छा महारावण अवश्य पूर्ण करेगा। तेरी मृत्यु के पश्चात तेरे सब का विभक्त करेगा महारावण। अपनी आश्चर्य शक्तियों का इतना दम बनाकर नीच कालदूत का काल त्रिशूल जब चलता है तो असुरों के अहंकार और दम से तने हुए शीश कटकर धरती सींचते हैं। हा हा हा। तू शक्तिशाली है योगी, बहुत शक्तिशाली है तू। जिस महारावण के सम्मुख इंद्र जैसे देवता भी कुछ वर्षों से अधिक युद्ध में ना टिक पाए, वह महारावण तेरे साथ सहस्त्र वर्षों तक युद्ध करने का आनंद ले सकता है, परंतु इतना समय न मेरे पास है और न तेरे पास। इसलिए युद्ध में रणनीति के साथ कूटनीति भी अपनानी होगी। कालकूट, मृत्युजीत, कालभुजंग, डंकिनी, कपालिका, सम्मिलित रूप से वार करो और बंधक बना लो इस नागयोगी को। अहंकारी होने के साथ साथ तू मूर्ख भी है, यह सिद्ध कर दिया तूने। इन 5 अन्य असुरों की सहायता से मुझे बंधक बनाएगा तू। तुझे लगता है कि तेरे यह अनुचर सम्मिलित आक्रमण कर हमें परास्त कर सकते हैं? काल भी कालदूत के सम्मुख शीश नवाता है मूर्खों। परंतु फिर भी जैसा कि तूने कहा, हमारे पास समय बहुत कम है और युद्ध में यदि तू कूटनीति का प्रयोग कर सकता है तो हम भी कूटनीति का उत्तर कूटनीति से देना जानते हैं। महात्मन, आश्चर्यचकित न हो दुर्दुम्न सेना, हमने ही आपको और इन महावीरों को योग शक्ति द्वारा यहाँ बुलाया है। इन असुरों को बंदी बना लो। पंचनाग, महात्मन के आदेश की पूर्ति होगी।
तो तूने अपने सहयोगी को बुलाया है युद्ध के लिए। इनके सभी इस आयाम में तेरे साथ ही सड़ेंगे। आक्रमण करो असुरो वीरो। रक्त स्नान किए बहुत लंबा समय बीत गया है। आज तृप्त होकर शत्रुओं के रक्त से रक्त स्नान और रक्तपान करेंगे हम। ये तो महात्मन कालदूत हैं, इन्होंने हमें इस आयाम में क्यों बुलाया? और ये असुर कौन है जिनसे महात्मन युद्ध लड़ रहे हैं? ये तो महारावण है, जो आलोक के पुराणों और शास्त्रों में महारावण उसके अनुयायी असुरों और इसके असुर साम्राज्य कलंका का वर्णन है पुराणों में। यानी यह लोग पुरातन काल से हैं, फिर हमारे युग में कैसे है? यदि मैं गलत नहीं हूँ तो द्वापर युग से, पर ये सभी द्वापर युग से हमारे युग में कैसे आ रहे हैं इसका अंदेशा मुझे भी नहीं है। नहीं, अभी यह असुर हमारे समय काल में नहीं पहुँचे हैं। मेरी योग शक्ति इस आयाम का अवलोकन कर रही है। यह आयाम स्तंभित काल है। स्तंभित काल ब्रह्मांड का एकमात्र स्थान जहाँ समय का अस्तित्व नहीं है। इस आयाम में समय बाधित है। यह आयाम न किसी काल के अधीन है, न ही किसी समय धारा के। यानी यह आयाम थमा हुआ है, न समय आगे बढ़ता है और न ही पीछे, और इसलिए यह आयाम निर्जन है। परंतु इस निर्जन आयाम में ये असुर क्या कर रहे हैं? यह आयाम सम्मित अवस्था है, परंतु यह सभी समय धाराओं और आयामों का केंद्र स्थल है। यानी ब्रह्मांड के सभी आयाम और सभी समय धाराएँ इस आयाम से जुड़े हुए हैं। मेरी अति बुद्धि में तो आत्मज्ञानियों की बातें पाषाण पर वर्षा के समान है। पाषाण वर्षा से भीगता अवश्य है, परंतु उस पर कोई उपज नहीं होती। हमारे कहने का तात्पर्य यह है, यति कुमार की यदि कोई प्राणी इस आयाम में पहुँच जाए तो वह इस आयाम में किसी भी अन्य आयाम से किसी भी युग अर्थात किसी भी समय धारा में जा सकता है। यानी इस महारावण और इसके असुर स्तंभित आयाम द्वारा द्वापर युग में हमारे समय अर्थात कलयुग में आने का प्रयास कर रहे हैं। सही समझे महावीरों, हम तो किसी अन्य ही उद्देश्य से अलग अलग आयामों की खाक छान रहे थे, परंतु यह नियति का संयोग ही है कि हम इस स्तंभित आयाम में ठीक उस समय पर पहुंच गए जब यह पाप शक्तियाँ द्वापर युग से हमारे समय काल में प्रवेश करने की चेष्टा कर रही थीं। ऐसा ये एक विशेष ग्रह योग के कारण कर पा रहे हैं, जिसमें तामसिक और आसुरी शक्तियाँ ब्रह्मांड में सबसे प्रबल होती हैं। प्रत्येक युग में और ब्रह्मांड की समस्त समय धाराओं व आयामों में यह ग्रह योग एक निर्धारित समय पर एक साथ ही दृष्टिगोचर होता है। यानी उस ग्रह योग के कारण ही क्षुद्र ग्रह रूपी पाषाण राक्षस धरती पर आया। क्षुद्र ग्रह सिर्फ कलयुग में ही नहीं बल्कि हर युग में हर काल में उस निश्चित ग्रह योग से आए हैं। यानी प्रत्येक युग में इस ग्रह योग में पाषाण राक्षस उत्पात मचा रहे हैं, और इस बार यह आसुरी शक्ति अपनी युग की परिधि लांघ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस ग्रह योग से क्षुद्र ग्रहों के अलावा प्रत्येक युग की भीषणतम आसुरी व तामसिक शक्तियाँ भी सक्रिय हो गई हैं। इन आसुरी शक्तियों में सबसे विध्वंसक व प्रबल है यह महारावण, जो कि इसे संबित का आयाम के माध्यम से द्वापर युग में हमारे कलयुग में आने की चेष्टा कर रहा था। क्योंकि कलयुग में पाप शक्तियाँ वैसे ही प्रबल हैं। यदि यह कलयुग में आ गया तो इसे रोकना देवताओं के लिए भी असंभव हो जाएगा। यदि ऐसी बात है तो यह असुर इस आयाम से सीधे वैकुंठ धाम पहुँचेगा। अपनी साथियों को यहाँ बुलाकर तूने कूटनीति तो खूबी चली नागी, परंतु तूने मुझे अनजाने में ही अपने आयाम और युग के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं और उनकी शक्तियों से भी अवगत करा दिया। अब तुम सबको परास्त करके जब महारावण कलयुग में कदम रखेगा तो उसे रोकने वाला कोई ना होगा। हा 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 हा। शक्तियों से अवगत अभी कहाँ हुआ है तो असुर, ज्वालोक की ज्वाला शक्ति से अवगत तो अब तेरी आत्मा ही होगी। प्रथम अध्याय आरंभ। प्रलय से पूर्व भाग 2 सर्वमंथन। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।